बहुत स्वागत है आपका प्लेन मिरर के पार्ट 2 में। पिछले पार्ट में, पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्लेन मिरर कहते किसे और प्लेन मिरर के प्रॉपर्टीज को देखा था। आज हम उसके आगे चलते हैं और आज हम आपके बीच में जब उपस्थित हैं तो शुरुआत करते हैं। दो प्लेन मिरर के बीच जब किसी वस्तु को रखा जाए तो उसके प्रतिबिंबों की संख्या कितनी है। यानी दो प्लेन मिरर है तो उसके बीच में, प्लेन मिरर ऐसे अगर है, ध्यान में रखना, इसके बीच में कोण थीटा, M1 M2 दो प्लेन मिरर है, इसके बीच वस्तु रखी जाएगी तो उसके प्रतिबिंबों की संख्या कितनी है। तो पहले तो हमें दो चीज देखना होता है। प्रतिबिंबों की संख्या को निकालने के लिए हमें दो बात पर ध्यान रखना है। पहला, वस्तु कहाँ रहती है। वस्तु के लिए दो दशा, एक दशा है उसके कोण समद्विभाजक पर, यानी जो दोनों के बीच में जो एंगल है उसके एंगल बाइसेक्टर पर वस्तु हो, और दूसरी स्थिति है जो एंगल बाइसेक्टर पर न हो। तो पहले हम देखते हैं कि एंगल बाइसेक्टर पर यदि वस्तु है तब क्या होगा, यानी जब वस्तु कोण समद्विभाजक पर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 360/थीटा निकालेंगे। 360/थीटा को n मान, n को ध्यान में रखना है, n इंटीजर में होना चाहिए। अगर वो फ्रैक्शन में आता है तो बस डेसिमल पोर्शन को छोड़ देना है। जो फ्रैक्शनल डेसिमल को छोड़ के केवल इंटीग्रल पार्ट है उसको देखना। इंटीजर में आने के बाद दो केस संभव है, या तो और होगा नहीं तो इधर। ये कब हम कह रहे हैं, जब वस्तु कोण समद्विभाजक पर। तो पहला काम हमारा है 360 में थीटा से भाग दें, भागफल को देखें, भागफल के केवल पूर्णांक पार्ट्स को देखें। पूर्णांक सम संख्या है कि विषम संख्या है इसको देखें। यदि पूर्णांक विषम है तो उस स्थिति में उसका नंबर ऑफ इमेज n-1 और इवन है तो भी n-1। अर्थात जब, ध्यान में रखना है, जब एंगल बाइसेक्टर पर होगा तो n का वैल्यू निकालने के बाद नंबर ऑफ इमेज दोनों ही केस में n-1। परंतु जब केस कोण समद्विभाजक का होगा, यानी कोण समद्विभाजक पर न हो, वस्तु कोण समद्विभाजक से न होकर कहीं भी, जैसे यहां देखिए कोण समद्विभाजक यहाँ है, वस्तु यहाँ। अब इसी स्थिति में 360/थीटा निकालिए, n निकालिए। n यदि n ऑड है तो नंबर ऑफ इमेज बराबर वही n, और यदि इवेन है तो n-1। यहाँ ध्यान में हमें देखना है कि इवेन के केस में हमने यहाँ भी देखा n-1 है, यहाँ भी n-1। अब इसे इस रूप में याद कीजिए कि 360 में थीटा से भाग देने के बाद यदि इवेन आता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता एंगल बाइसेक्टर पर है कि नहीं है, उसमें से एक घटा दीजिए और नंबर ऑफ इमेज। दूसरा, जब ऑड होता है तो देखना होता है। ऑड के केस में अगर कोण समद्विभाजक पर है तो एक घटा देंगे, अगर कोण समद्विभाजक पे नहीं है तो वही आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखना है हमें। सबसे पहले 360/थीटा निकाले, पहला काम 360/थीटा निकाले। दूसरा काम देखें n क्या है। तीसरा काम देखें कि वस्तु कोण समद्विभाजक पर है कि नहीं, और उसके बाद यह भी देखना है हमको कि सम परिणाम जो आते हैं वह सम संख्या में है, विषम संख्या में है, इसको हमको देख लेना है। जैसे देखिए, देखते हैं कुछ, यदि इस पर थीटा बराबर 60 डिग्री और वस्तु कोण समद्विभाजक है, तो पहले देखिए थीटा बराबर 60 डिग्री है तो n के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 360/थीटा 360/60 6 आ रहा है। 6 इवन नंबर है, सम संख्या, यह सम संख्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता है यह कोण समद्विभाजक पर था कि नहीं था। कोण समद्विभाजक पर यदि होता तो भी और नहीं होता तो भी, क्यों, क्योंकि सम संख्या है। इसलिए नंबर ऑफ इमेज बराबर नंबर ऑफ इमेज बराबर हमारा हो जाएगा n-1, यानी कि 6 - 1 बराबर 5।
ध्यान में रखें इवन के केस में हर परिस्थिति में एक घटा है। क्या सेकंड देखते हैं, अगर थीटा हम अगर मान लेते थीटा जो है वो है 120 डिग्री। अब एन बराबर हम देखेंगे तो 360 बटे 120 कितना आ गया 3। ये ऑड है। अब यहां देखना पड़ेगा हमको कि वस्तु कहां था। यदि वस्तु कोण समद्विभाजक में नहीं था तो नंबर ऑफ इमेज कहीं भी वस्तु हो यहां हो जाएगा 3। कब? जब वस्तु कोण समद्विभाजक पर नहीं हो। और नंबर ऑफ इमेज बराबर 3 - 1 बराबर कितना 2। ये कब होगा? 2 कब होगा? जब वस्तु कोण समद्विभाजक पर हो और जब वस्तु कोण समद्विभाजक पर। अब सवाल ये उठता है कि हम क्यों घटा देते हैं, क्यों ऐसी स्थिति आती है कि एक घटा देते हैं। तो थोड़ा उसे हमें ज्योमेट्रिकली देखना पड़ेगा, ज्यामितीय रूप से देखेंगे कि कैसे कैसे बनता है। लेकिन उससे पहले एक और केस देखते हैं। प्रायः पूछता है जब दो समतल दर्पण समानांतर हो और उसके मध्य कहीं वस्तु को रखा गया इस थर्ड, यानी M1 पैरेलल M2 दो समानांतर दर्पण, ये देखिए ऐसा M1 M2, इधर कहीं वस्तु। अब इसके कितने प्रतिबिंब होंगे? तो दो समानांतर रेखा के बीच के कोण कितने होते हैं? दो समानांतर रेखा के बीच कोई कोण नहीं बनता। क्योंकि M1 पैरेलल M2 इसलिए थीटा बराबर 0 डिग्री और थीटा 0। तो अब n बराबर कितना 360 बटे 0 बराबर इनफिनिटी। किसी संख्या को हम जब शून्य से भाग देते हैं तो मान अनंत आता है। इसलिए नंबर ऑफ इमेज बराबर इनफिनिटी -1। अब अनंत में से अपरिभाषित है। अब इनफिनिटी -1 करे कि क्या करे, घटाए तो भी या न करे तो भी इनफिनिटी में से कुछ करे तो इनफिनिटी घटाना की स्थिति है, और भी न घटाने की स्थिति है तो भी। अब सवाल बड़ा ये उठता है कि ऑड था कि इवन था। इनफिनिटी अगर ऑड और इवन हम जान ही लें, जिसे अपरिभाषित कहते हैं, जिसे अनंत कहते हैं, उसके बारे में यदि हम जान लें कि वो ऑड है कि इवन है तो फिर वो अपरिभाषित रहा नहीं, तब तो अपरिभाषित हो जाता है। इसलिए कभी हमसे पूछा जाए इनफिनिटी ऑड होता है कि इवन होता है, कहना इनफिनिटी होता है, नॉट डिफाइंड है, अपरिभाषित है। जब दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर हो तो उनके बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या अनंत हो। दो समतल दर्पण जब समानांतर हो। एक बात और ध्यान रखना, एक केस देखिए केस को। सपोज कीजिए कि ये M1 M2 दर्पण और दोनों के बीच का एंगल थीटा, लेकिन थोड़ा ध्यान देंगे और यहां वस्तु रखनी है। यद्यपि दोनों दर्पण के बीच का एंगल थीटा, लेकिन गौर करें ये दर्पण जो M1 है इस वस्तु के लिए दर्पण का काम कर ही नहीं रहा, क्योंकि इसका परावर्तक सतह इधर है और इस केवल एक ही दर्पण इसके लिए दर्पण का काम कर रहा है। इस स्थिति में थीटा एंगल पर झुका हुआ तो है, लेकिन प्रतिबिंबों की संख्या नंबर ऑफ इमेज के बराबर है। एक समतल दर्पण द्वारा एक वस्तु के एक ही प्रतिबिंब बनते हैं। याद रखना हमको, एक समतल दर्पण द्वारा एक वस्तु का एक ही प्रतिबिंब बनता है। ये कैसे हैं? दो जब समतल दर्पण होता है तब इस तरीके की स्थिति आएगी। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि क्यों ऐसा होता है कि घट जाता है। इसको थोड़ा गौर करते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल पर विचार करते हैं। थीटा है 60 डिग्री। ध्यान से देखना है हमको, इसको 60 डिग्री का ऑब्जेक्ट यहां है, तो इसको सेंटर मान के इसको रेडियस से क्या करिए, एक रेडियस खींचिए और एक सर्किल बनाइए। और एक बात अपनी में ध्यान में रखना, O और O के सभी यानी O यानी वस्तु और वस्तु के सभी इमेज आई एक वृत्तीय होते हैं। यानी एक वृत्त अगर खींचा जाए, इसको सेंटर और इसको रेडियस से मानकर एक वृत्त खींचा जाए, तो इसके जितने भी इमेज होंगे वो कहीं ना कहीं वृत्त की परिधि पर ही रहेंगे।
ये हमें ध्यान में रखना है। ओ और आई एक वृत्तीय होते हैं। ओ यानी बस ऑब्जेक्ट और I1, I2, I3 जितनी इमेज बने सारी इमेज उसी वृत्त की परिधि पर। तो पहले तो हमें देखना है M1, M2 ये 60 डिग्री था पूरा, इसको ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा। पूरा वृत्त की जो माप होती है मतलब वो 360 डिग्री ही हमें ध्यान में रखना है। अब ये वस्तु पहला दर्पण से 30 डिग्री पर, इसलिए इस दर्पण द्वारा जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वह होगा M1 द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब, मान लीजिए I1, वो इससे 30 डिग्री पीछे होगा। कितना पीछे हो गया? 30 डिग्री। इसके द्वारा जो इस पर बनेगा, सपोज कीजिए I2, ये भी क्या होगा? इससे 30 डिग्री पीछे होगा। तो देखिए अब इसको जोड़ते ही चलो, यानी ये जो क्षेत्र है ये इंगेज हो गया, यानी वस्तु और प्रतिबिंब से इंगेज हो गया। और अभी कितना कोण हमारे पास ही बचल है, इसको जो 30, 30, 60, 30, 90, 30, 120। अब देखिए थोड़ा सा I1 को, I1 के का रिफ्लेक्टिंग सरफेस किस दर्पण के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने है, यानी परावर्तक सतह के M2 के सामने। M1 I1 के लिए दर्पण का काम नहीं कर रहा है, क्योंकि उसका जो पृष्ठपाद है, पिछला पार्ट है, उसके सामने। लेकिन I1 के लिए M2 दर्पण का काम करेगा, M2 के द्वारा I1 का प्रतिबिंब बनेगा। तो आप M2 से कितना दूरी पर है यार? 30, 60, 30, 90। तो इसलिए कितना दूरी पर बनेगा? 90 पर। तो 30 है, ये है 60 मार दीजिए। और I1 डैश लिख दीजिए, क्योंकि यह I1 का प्रतिबिंब था, इसलिए हमने I1 प्रतिबिंब का प्रतिबिंब था I1 डैश। अब देखिए फिर इसी तरीके से I2 के लिए M2 दर्पण का कार्य नहीं करेगा, लेकिन M1 दर्पण का कार्य करेगा। फिर 30, 60, 90, 30 इधर है, 60 इधर करके क्या करें हम कर दे, इसको मान लेते हैं I2 डैश। फिर एक बार आइए I2 डैश के लिए ये दर्पण का काम करेगा और I1 डैश के लिए M1 दर्पण का काम करेगा। अब थोड़ा सा देखिए खाली पोर्शन कितना आपका बचा हुआ है, इसको देखिए 60, 30, 90, 30, 120, 30, 150, 30, 180 और 60, 240। यानी ये जो पार्ट्स बच गया वो 120 ही बचा, ये भी ध्यान में रखना है। अब जब I2 डैश वस्तु है M2 के लिए कितना दूर पर है? 30, 30, 30, 60, 30, 30, 30, 60, 60, 30, 90, 30, 120, 30, 150। कितनी दूरी पर बनेगा? 150 पर। 30, 60, 90, कितना और दूर से? 60, 60 दूर से 150 बन गया। यानी हम देखिए I2 डबल डैश, इसको लिख दीजिए I2 डबल डैश। अब फिर यहां से चलिए I1 डैश, यहां से आइए। अब ये बच कितना गया वो भी देख लीजिए, 120 में से 60 क्या होगा? 60। ये कितना होगा? 60, 30, 90, 30, 120, 30, 150। फिर ये पीछे 30, 60, 90 और ये कितना? 60। ये प्रतिबिंब भी कहां गया? यानी I1 डैश भी कहां पर आएगा? I2 डैश पर। तो बना तो प्रतिबिंब दो को, लेकिन I1 डैश और I1 डबल डैश, I2 डबल डैश दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर दिया। तो प्रतिबिंब बना दो, परंतु दिखाई देगा हमको एक, इसीलिए हम एक घटाते हैं। क्यों घटाते हैं? अब ऐसे टोटल इमेज देखिए 360/60 करते हम तो कितना गया? 6 तो है, 1, 2, 3, 4 दो यहाँ पर 6, लेकिन दिखेगा कितना? और 6 माइनस 1 5 दिखाई देगा। यही हमें ध्यान में रखना है। इस और एक चीज को ध्यान में रखना है हमको कि वस्तु और सारे प्रतिबिंब एक वृत्त की परिधि पर होते हैं, एक वृत्तीय होते हैं। ये बहुत ध्यान से रखना है। ज्योमेट्रिकली आप सारा चीज अगर भूल भी जाते हैं फॉर्मूला, आपको केवल ये ध्यान में रखना है कि समतल दर्पण किसी वस्तु का जितना दूरी पर वस्तु होता है उतना ही पीछे प्रतिबिंब बनाता है। 30 डिग्री दूर वस्तु है तो 30 डिग्री पीछे प्रतिबिंब बनाएगा, इसी को ध्यान में रखेंगे। और वृत्तीय एक वृत्तीय होते हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। अब ध्यान में रखना, ओवरलैप नहीं करना है। फिर आगे चला जाएगा तो इस वस्तु के प्रतिबिंब यहाँ आने लगेगा। यानी जितना ये जो पॉइंट दिखाई दे रहा है, इसे आप यह भी समझ सकते हैं कि यह प्रतिबिंब बनने के स्थल हो गए। हो सकता है आप कहिएगा कि फिर इसका नहीं बन सकता है, बनेगा, यहाँ जाके बन जाएगा। तो वही बनते रहिए, दिखाई आपको केवल 5 ही देता रहेगा। ये था हमारा
दो समतल दर्पण के बीच जब वस्तु को रखा जाता है तो उसके प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है, इसके बारे में जानकारी। अब हम समतल दर्पण से जुड़ी कुछ और बातें देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं समतल दर्पण का आवर्धन। समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है? तो अगला टॉपिक हमारा समतल दर्पण का आवर्धन। आवर्धन समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता, समतल दर्पण का आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता, मैग्निफिकेशन पावर, आवर्धन क्षमता, मैग्निफिकेशन पावर। पीएम पावर को पी से सूचित करते हैं। पी होता क्या है? तो किसी दर्पण का, किसी लेंस का अगर आपसे पूछा जाए कि क्षमता, आवर्धन क्षमता क्या है, फोकस दूरी का व्युत्क्रम, उसके फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। P बराबर 1/f और प्लेन मिरर के लिए, F इंफिनिटी, F बराबर इंफिनिटी, इसलिए P बराबर 1/इंफिनिटी बराबर 0। अर्थात उनसे पूछा जाए समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता, समतल दर्पण का आवर्धन क्षमता क्या है? 0 है। अब इससे क्या पता चलता है? आवर्धन क्षमता का मतलब क्या होता है? वस्तु के प्रतिबिंब को बढ़ाना, घटाना, ये क्षमता, बढ़ाकर दिखाना, घटा के दिखाना। तो समतल दर्पण कहता है ना मैं बढ़ाऊंगा ना घटाऊंगा, टिक फॉर टैट, जैसे को तैसा, जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा मैं दूंगा, अपनी ओर से ना बढ़ाऊंगा ना घटाऊंगा, ना उसे बढ़ाने का गुण है ना घटाने का गुण है, वह केवल बिल्कुल जैसा है, जितना बड़ा है उतना बड़ा दिखाने का गुण है। इसलिए इसको, इसकी क्षमता कितनी है? 0। और इसी कारण से समतल दर्पण के सामने रखी वस्तु का आकार जितना बड़ा होता है, प्रतिबिंब का आकार भी उतना ही बड़ा होता है। ये था हमारा समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता। अब हम देखते हैं समतल दर्पण द्वारा डेविएशन, विचलन, यानी डेविएशन बाय प्लेन मिरर, समतल दर्पण द्वारा विचलन, समतल दर्पण या समतल परावर्तक सतह भी कह सकते हैं, द्वारा विचलन। थोड़ा सा समझिए, अगर ये प्लेन मिरर है, पृष्ठ है, विचलन को समझते हैं, ये ऐसे गया, यहां इसके आ जाने के कारण अगर ये नहीं रहता तो ये ऐसे चला जाता, इसे सीधा जाना चाहिए, लेकिन सामने समतल दर्पण आया, इस कारण से इसको क्या किया, टकरा के इधर भेज दिया। ये जो हुआ, ये कोण को कहते हैं विचलन का, विचलन का। अगर आपसे कोई पूछे विचलन का कोण कहते किसको है, तो ये कौन सी किरण है? परावर्तित किरण। ये कौन सी किरण? आपतित का ही भाग, आपतित किरण। प्रकाश के परावर्तन की क्रिया में आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच के कोण को विचलन का कोण कहते हैं। कहिएगा कि ये भी तो भी आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण है? नहीं है, और वेक्टर का रूल है, आपतित किरण है और ध्यान रखिए ये आ रही है और यहां से ये जा रही है। इस पॉइंट पर देखिए, इस पे ये आती है और यहां से ये जाती है, इसलिए ये कोण आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण नहीं है। इसको थोड़ा आगे बढ़ाइए, इधर भी, अब इस पॉइंट से इधर ये जाती है, इधर ये जाती है, इसलिए ये कोण कह रहा है कि या तो उससे आनी चाहिए अकॉर्डिंग टू फैक्टर, ए फैक्टर और बी फैक्टर के बीच का कोण ये होगा, हो सकता है, पॉसिबल है। ये दोनों यहां से जा रहा है, इसलिए ये भी है, लेकिन एक जाए एक आए, ये और ये हम कहेंगे नहीं। अर्थात ये जो कोण है परावर्तित किरण और आपतित किरण के बीच का कोण कहलाएगा विचलन का। अब ये हम निकालेंगे कैसे? विचलन के कोण को हम लोग डेल्टा से सूचित करेंगे, डेल्टा। गौर कीजिए, इसमें हम लंब डालेंगे, हमने पढ़ा है ये आई है, ये आर है, इसको डेल्टा मानते हैं।
तो डेल्टा बराबर देखिए क्या होगा, आई प्लस आर प्लस डेल्टा। एक ही रेखा के एक ही ओर बने आई प्लस आर प्लस डेल्टा बराबर हो जाएगा 180। एक रेखा पर बने, एक ही रेखा के एक ही ओर बने सभी आसन्न कोणों का जो 180 डिग्री होता है, परंतु आई बराबर आर होता है। हम लिख सकते हैं आई प्लस डेल्टा बराबर 180, 2y प्लस डेल्टा बराबर 180, इसलिए डेल्टा बराबर हम लिख सकते हैं 180 बटे 2y, या डेल्टा बराबर हम ये लिख सकते हैं डेल्टा बराबर 180 बटे 2y, 180 डिग्री ये भी लिख सकते हैं पाई बटे 2y, क्योंकि पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। विचलन का कोण हो जाता है 180 माइनस 2r। इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन समतल दर्पण द्वारा, या अगर सीधे पूछ लिया जाए परावर्तन के केस में विचलन का कोण क्या होता है, तो 180 माइनस 2r या 180 माइनस 2r जो दिया रहे उससे हम याद कर सकते हैं। और चूंकि समतल दर्पण एक परावर्तक सतह है, इसलिए समतल दर्पण द्वारा भी अगर उस पर पड़ने वाली किरण को कितना से विचलित करता है ये पूछा जाए तो हमारा आंसर 180 माइनस 2r। ये था हमारा समतल दर्पण के का विचलन का कोण, समतल दर्पण से जुड़ी कुछ बातें। अब एक बिंदु और है जिसे हमें समझना है, समतल दर्पण द्वारा यदि किसी वस्तु को का पूरा प्रतिबिंब देखना हो, समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आदम कद प्रतिबिंब देखना। आदम कद का अभिप्राय क्या है, जितना बड़ा वस्तु इतना ही बड़ा प्रतिबिंब देखना। अगर वस्तु का हाइट मान लेते हैं कि h2 और हम चाहते हैं कि इसका जो इमेज का हाइट हो hi जो हो ho के बराबर हो, इसके लिए मिरर कितना बड़ा हो, कितना बड़ा मिरर होगा जिससे कि हम वस्तु को अगर देखना चाहते हैं उसका फुल प्रतिबिंब, तो इसके लिए कंडीशन है, यानी किसी वस्तु का आत्म कद प्रतिबिंब यानी उसके बराबर का प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई, दर्पण की ऊंचाई, दर्पण की ऊंचाई हाइट ऑफ HM ग्रेटर इक्वल हाफ ऑफ HO, यानी वस्तु की ऊंचाई की कम से कम आधी होनी चाहिए, उससे ज्यादा हो सकती है कम रहेगा कम। यानी किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब अगर आप देखना चाहते हैं तो दर्पण की ऊंचाई, दर्पण का कद कह लें, ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई का आधा हो, उससे ज्यादा हो, आधा से कम होगा तो हम इसे नहीं देख सकते हैं। ये हमारा समतल दर्पण से जुड़ा हुआ कुछ प्रमुख बिंदु था जिसे हम लोगों ने देखा। समतल दर्पण के उपयोग बड़े बहुआयामी है। सबसे सामान्य उपयोग तो हमको समतल दर्पण का इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं, घर में आईना जो हम देखते हैं इसके लिए, लेकिन इसके बाद इसके इस्तेमाल पेरिस्कोप बनाने में होते हैं, स्टेरियोस्कोप बनाने में होते हैं, बहुदर्शी बनाने में होता है इसका उपयोग। इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। समतल दर्पण का एक नजर हम लोग डालते हैं, जो प्रॉपर्टी देखा तो उसको हम एक डाटा दे देते हैं जल्द में, यानी कहते हैं एक नजर में उसको समेटने की कोशिश करें कैसे है। दर्पण आईना है, देखिए पहला प्लेन मिरर के लिए सब लिख रहे हैं, प्लेन मिरर के लिए सारा प्रॉपर्टी जिसे उसका फोकस इन्फिनिटी, वक्रता कर दिया इन्फिनिटी, उसकी क्षमता पावर 0, उसका मैग्निफिकेशन 1, पंचमा इसमें हाइट ऑफ इमेज बराबर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, v बराबर u यानी वस्तु दूरी बराबर दर्पण दूरी, सातवां इसके बाद हमने कहा था यदि m रेस्ट में O बराबर VO तो VI बराबर VO यानी O का वेग यानी वस्तु का वेग, वस्तु का वेग लिख लीजिए, VI यानी इमेज का वेग। आठवां O रेस्ट में इन रेस्ट और m का वेलोसिटी vm तो VI बराबर 2vm। नौवां दोनों जब मोशन में
दोनों मोशन में vi बराबर हो गया 2vm प्लस माइनस 0, और प्लस कब लेंगे, प्लस जब MO विपरीत हो, अपोजिट, और MO इन सेम डायरेक्शन कर लेंगे। इसके बाद इसके अलावा हमने देखा कि स्पष्ट देखने के लिए, किसी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब देखने के लिए हाइट ऑफ इमेज होना क्या चाहिए, ग्रेटर इक्वल हाफ ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। स्पष्ट दृष्टि के लिए यह हमको प्रतिबिंबों की संख्या इसके बाद हमने देखा 11वां में देख लीजिए, तो देखा 360/θ निकालिए और इवन कीजिए ऑड के केस में n-1 ये जब एंगल बाइसेक्टर पर हो, और ये n-1 हमेशा जब कहीं भी हो n-1 पर। ये था हमारा पूरा छोटा निचोड़ था। और इसके बाद हमने कहा है कि हम समतल दर्पण के उपयोग क्या होते हैं, इसको जब हम लोग गोलीय दर्पण के तीनों दर्पण को पढ़ लेंगे उसके बाद हम इसमें आएंगे। अगले वीडियो में हम आपके बीच में आएंगे प्लेन मिरर के बाद स्फेरिकल मिरर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।